हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट एनालिसिस। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आज इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को इन तक देखिएगा। अगर सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल करंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को। आज का पहला प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों बात करें स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन बी रिपन को। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। दोस्तों रिपन के बारे में डिटेल में बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1880 से याद रखिएगा 1880 से 1884 में हो जाता है इसका टाइम पीरियड रिपन का। दोस्तों चलिए इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। बात करें लॉर्ड रिपन की तो इसका टाइम पीरियड दोस्तों 1880 से 1884 है। और अगर दोस्तों बात करें ऑफिशियल जनगणना या आधिकारिक जनगणना की शुरुआत किसके टाइम पीरियड में की गई तो दोस्तों याद रखिएगा लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में आधिकारिक जनगणना की शुरुआत हुई थी। और अगर आपसे वर्ष पूछता है किस वर्ष में किया गया तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा पॉइंट कि 1881 में आधिकारिक जनगणना की शुरुआत हुई। और किसके टाइम पीरियड में, किसके द्वारा तो दोस्तों रिपन के द्वारा। और दोस्तों इसने 1883 में एल्बर्ट बिल भी पास किया गया। याद रखिएगा अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि एल्बर्ट बिल किस वर्ष पास किया गया तो दोस्तों 1883 में। और किसके टाइम पीरियड में दोस्तों रिपन के टाइम पीरियड में। अगर दोस्तों बात करें एल्बर्ट बिल होता क्या है तो दोस्तों ये वो बिल था जिसमें कहा गया था कि जो भारतीय न्यायाधीश होंगे वो यूरोपियन पर अपना फैसला सुना सकते हैं। किस बिल के तहत तो दोस्तों एल्बर्ट बिल के तहत भारतीय न्यायाधीश यूरोपियन पर फैसला सुना सकते थे। अगर दोस्तों बात करें मेयो की तो मेयो का टाइम पीरियड हो जाता है 1869 से 1872। याद रखिएगा ये टाइम पीरियड भी आपसे एग्जाम में पूछता है दोस्तों। तो 1869 से 1872 ये किसका टाइम पीरियड हो जाता है तो मेयो का। और दोस्तों मेयो की बात करें तो इसने अनाधिकारिक जनगणना की शुरुआत की थी। याद रखिएगा अनाधिकारिक जनगणना की शुरुआत किसके टाइम पीरियड में की गई तो दोस्तों मेयो के। और कब तो 1869 में इसकी अनाधिकारिक जनगणना की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज भी बनवाया था। याद रखिएगा लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज बनवाया था। अगर दोस्तों बात करें कर्जन की तो इसका टाइम पीरियड 1899 से 1905 हो जाता है। याद रखिएगा टाइम पीरियड दोस्तों कर्जन का। और दोस्तों कर्जन के टाइम पीरियड में अकाल आयोग की शुरुआत की गई और पुलिस आयोग का भी गठन किया गया। याद रखिएगा अकाल आयोग का गठन किसके काल में टाइम पीरियड में किया गया दोस्तों कर्जन के काल में। याद रखिएगा कर्जन के टाइम पीरियड में अकाल आयोग का गठन और पुलिस आयोग का गठन और विश्वविद्यालय आयोग का भी गठन किसने किया तो दोस्तों कर्जन ने। और दोस्तों बात करें बंगाल का विभाजन या रेलवे बोर्ड का अध्ययन तो ये भी कर्जन के समय में हुआ। याद रखिएगा जो कि बंगाल का विभाजन दोस्तों अगर वर्ष पूछता है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये 1905 में। और रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा 1905 में। किसके समय में दोस्तों कर्जन के समय में। ये सब पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों क्लाइव की बात करें तो इसके टाइम पीरियड में प्लासी का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा और किस वर्ष में दोस्तों 1757 में। याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीजू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। अगर दोस्तों बात करें सीजू पक्षी अभ्यारण्य की ये किस राज्य में हो जाता है तो दोस्तों ये मेघालय राज्य में। याद रखिएगा किस राज्य में, मेघालय राज्य में सीजू पक्षी अभ्यारण्य हो जाता है। अगर दोस्तों बात करें प्रेजेंट टाइम में टोटल कितने पक्षी अभ्यारण्य हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं भारत में तो दोस्तों याद रखिएगा 53 टोटल टाइगर रिजर्व हो जाते हैं। कितने टोटल 53। और दोस्तों 53वां कौन सा हाल ही में नया टाइगर रिजर्व बना है तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है। याद रखिएगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। कहाँ पे है अगर पूछता है गुरु घासीदास तमोर पिंगला, ये 53वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बनाया गया हुआ है जो कि किस राज्य में दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में हो जाता है। दोस्तों कुछ और स्टेट्स के पक्षी अभ्यारण्यों के बारे में बात करें तो दोस्तों नोंग खीलम पक्षी अभ्यारण्य, नोंग खीलम पक्षी अभ्यारण्य, बाघ मारा पक्षी अभ्यारण्य, ये दोस्तों दोनों पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हो जाते हैं तो मेघालय राज्य में हो जाते हैं। याद रखिएगा अगर मेघालय में राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो नोक रेक राष्ट्रीय उद्यान और बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये भी मेघालय में हो जाते हैं। याद रखिएगा मेघालय में नोंग खीलम पक्षी अभ्यारण्य और बाघ मारा पक्षी अभ्यारण्य
और नोक रेक राष्ट्रीय उद्यान और बाल प्रकम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे हैं? तो दोस्तों ये मेघालय में हो जाते हैं। और दोस्तों बात करें कैमूर पक्षी अभ्यारण्य और गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? तो दोस्तों ये बिहार में हो जाता है, याद रखिएगा ये बिहार में हो जाता है। अब दोस्तों अगर बात करें झारखंड की, दोस्तों झारखंड में पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य और हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य और बेतला राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों झारखंड में पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य और हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाता है और बेतला राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है कहाँ पे? तो दोस्तों झारखंड में। और दोस्तों बात करें मिजोरम की, दोस्तों मिजोरम में मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और पवाक पुई राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा मिजोरम में पवाक पुई और मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है, जो दोनों कहाँ के हैं? तो मिजोरम राज्य के हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो मध्य प्रदेश में टोटल 52 जिले हो जाते हैं, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में टोटल 52 जिले हो जाते हैं। और दोस्तों 52वां जिला हाल ही में किस वर्ष जोड़ा गया, कौन सा था? ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा निवाड़ी, कौन सा 52वां जिला है? निवाड़ी, याद रखिएगा निवाड़ी। इसे 1 अक्टूबर 2018 में जिला बनाया गया, याद रखिएगा 1 अक्टूबर 2018 में इसे जिला घोषित किया गया था निवाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश का हो जाता है। ये दोस्तों पहले तहसील हुआ करता था निवाड़ी, याद रखिएगा ये पहले तहसील था, फिर इसे 1 अक्टूबर 2018 में मध्य प्रदेश का इसको टीमागढ़ से दोस्तों अलग करके निवाड़ी जिला बनाया गया था 52वां, कब? तो 1 अक्टूबर 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमसा जल विद्युत स्टेशन कहाँ स्थित है? अगर दोस्तों बात करें सिमसा जल विद्युत स्टेशन की, तो दोस्तों ये ऑप्शन 1 कर्नाटक में हो जाता है, याद रखिएगा सिमसा जल विद्युत स्टेशन कहाँ पे है? तो दोस्तों कर्नाटक में। दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट विद्युत स्टेशनों के बारे में जानते हैं। अगर दोस्तों बात करें सिमसा जल विद्युत स्टेशन और घटप्रभा जल विद्युत स्टेशन और कालिंदी जल विद्युत स्टेशन, अगर आपसे एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी स्टेशन पूछता है जल विद्युत स्टेशन ये कहाँ पे है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये तीनों जल विद्युत स्टेशन कर्नाटक राज्य में हो जाते हैं। अगर दोस्तों बात करें श्रीशैलम जल विद्युत स्टेशन और नागार्जुन जल विद्युत स्टेशन की, ये किस राज्य में है? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में हो जाते हैं। दोस्तों ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि ये जल विद्युत स्टेशन किस राज्य में है या कहाँ पे है। दोस्तों चलिए उनको भी कवर कर रहे हैं इसीलिए इस वीडियो में सब कुछ डिटेल से। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। चलिए अगर बात करें भवानी जल विद्युत स्टेशन और मैतूर जल विद्युत स्टेशन और पेरियार जल विद्युत स्टेशन ये किस राज्य में है? तो दोस्तों ये केरल में हो जाते हैं। ये तीनों जल विद्युत स्टेशन दोस्तों कहाँ पे है? तो दोस्तों याद रखिएगा केरल में हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई? और दोस्तों बात करें डिजिटल इंडिया की शुरुआत किस वर्ष में की गई, तो दोस्तों याद रखिएगा 2015 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई। और दोस्तों और भी कुछ योजनाएं हैं जो 2015 में शुरू हुई, उनको भी जान। स्किल इंडिया की भी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा आपसे एग्जाम में स्किल इंडिया अगर पूछता है किस वर्ष शुरुआत हुई, तो दोस्तों 2015 में स्किल इंडिया और मुद्रा योजना की शुरुआत हुई और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की भी शुरुआत किस वर्ष हुई। तो दोस्तों ये सभी शुरुआतें कब हुई, तो किस वर्ष में? 2015 में। तो आइए इन सबको डिटेल से जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात करें प्रधानमंत्री जनधन योजना या स्वच्छ भारत कार्यक्रम या नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई, दोस्तों याद रखिएगा 2014 में इन सभी कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। और दोस्तों बात करें डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया या मुद्रा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, इसकी शुरुआत 2015 में की गई, याद रखिएगा कब की गई, तो 2015 में। और दोस्तों बात करें स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप प्रोग्राम, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम और स्टैंडअप प्रोग्राम और उजाला योजना और उज्ज्वला योजना, इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई, तो दोस्तों 2016 में इसकी शुरुआत हुई, याद रखिएगा स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत 2016 में और स्टैंडअप प्रोग्राम की शुरुआत 2016 में की गई और उजाला योजना और उज्ज्वला योजना की भी शुरुआत 2016 में की गई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी नवीन चर्चा प्रक्रिया शुरू की गई है। और दोस्तों बात करें भारतीय संसद में ये विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी नवीन चर्चा प्रक्रिया शुरू की गई है, तो दोस्तों ये शून्य घंटा ये प्रक्रिया शुरू की गई है भारतीय संसद द्वारा, याद रखिएगा विश्व संसदीय प्रणाली में ये शून्य घंटा चर्चा जो है उसकी प्रक्रिया शुरू की गई है। और दोस्तों शून्य घंटा की बात करें तो ये 12 बजे का टाइम हो जाता है, याद रखिएगा 12 बजे का टाइम हो जाता है शून्य घंटा। अगर दोस्तों प्रश्नकाल की बात करें तो इसका टाइम 11 बजे से 12 बजे के बीच में हो जाता है। अगर दोस्तों बात करें शून्यकाल की शुरुआत की, तो दोस्तों इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1962 में शुरुआत की गई थी दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ। अगर दोस्तों बात करें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के गठन की, तो इसका गठन 1993 में किया गया। याद रखिएगा 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ। दोस्तों अगर इसमें और भी डिटेल की बात करें तो इसके प्रमुख कौन थे, तो दोस्तों याद रखिएगा प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख कौन हो जाते हैं, इकबाल सिंह पुरी। याद रखिएगा इकबाल सिंह पुरी ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख हो जाते हैं। और दोस्तों अल्पसंख्यक आयोग के मंत्री कौन हो जाते हैं बात करें तो मुख्तार अब्बास नकवी ये अल्पसंख्यक आयोग के प्रेजेंट टाइम में मंत्री हैं। याद रखिएगा। और दोस्तों बात करें कुछ और प्रमुख आयोगों की, तो दोस्तों महिला आयोग इसका गठन कब हुआ, तो 1992 में। याद रखिएगा महिला आयोग का गठन कब हुआ, तो 1992 में। और इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा रेखा शर्मा जी, ये प्रेजेंट टाइम में महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। और दोस्तों बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो इसका गठन 1993 में हुआ। और प्रेजेंट टाइम में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा जी, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हो जाते हैं। अगर दोस्तों बात करें अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन की, तो इसका गठन 2004 में किया गया। याद रखिएगा। और पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो इसका गठन 1993 में किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर तैयार की गई। दोस्तों बात करें भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पे, तो दोस्तों कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे भारत की संविधान सभा तैयार की गई थी। और किस वर्ष, तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपसे वर्ष पूछता है, तो दोस्तों याद रखिएगा 1946 में भारत की संविधान सभा तैयार हुई थी। याद रखिएगा कब, तो 1946 में। और दोस्तों इसमें और भी डिटेल की बात करें, दोस्तों वेवल आयोग का गठन अगर आपसे पूछता है कब किया गया, तो दोस्तों याद रखिएगा वेवल आयोग का गठन 1945 में किया गया था। और क्रिप्स मिशन दोस्तों इसका गठन 1942 में किया गया। और कैबिनेट मिशन की बात करें तो दोस्तों अभी बताएं 1946 में कैबिनेट मिशन की गठन की गई थी। और अगस्त प्रस्ताव अगर आपसे पूछता है तो दोस्तों 1940 में अगस्त प्रस्ताव का गठन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। और दोस्तों बात करें सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक की, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी हो जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ये आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया था क्वेश्चन कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हो जाते हैं। चलिए दोस्तों और डिटेल की बात करें अगर, तो इसकी स्थापना कब की गई, दोस्तों 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। याद रखिएगा। अगर दोस्तों बात करें एमजी रनाडे और आत्माराम पांडुरंग की, दोस्तों इन दोनों लोगों ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कब, 1867 में। याद रखिएगा 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। और किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों एमजी रनाडे और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। दोस्तों बात करें महादेव गोविंद रनाडे, इनका पूरा नाम हो जाता है एमजी रनाडे जी का महादेव गोविंद रनाडे। और दोस्तों इन्होंने पुणे सार्वजनिक सभा की भी स्थापना की थी। याद रखिएगा एमजी रनाडे या महादेव गोविंद रनाडे, इनका पूरा नाम हो जाता है दोस्तों महादेव गोविंद रनाडे। इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की थी। और पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की, दोस्तों ये भी याद रखिएगा 1870 में। बाल गंगाधर तिलक जी की, तो दोस्तों इन्होंने केसरी समाचार पत्र और मराठी समाचार पत्र इनका संचालन किया था। याद रखिएगा केसरी समाचार पत्र का संचालन किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। और दोस्तों किस भाषा में था, तो ये भी याद रखिएगा केसरी समाचार पत्र मराठी में था और मराठी अंग्रेजी भाषा में था। और किसके द्वारा संचालन किया गया, तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी की बात करें तो इन्होंने 1907 में गरम दल की स्थापना की थी सूरत सेशन के तहत। याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है आपके एसएससी के एग्जामों में, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि 1970 में गरम दल की स्थापना किसके द्वारा की गई। दोस्तों याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा गरम दल की स्थापना की गई। अगर पूछा किस सेशन के तहत, तो दोस्तों सूरत सेशन के तहत गरम दल की स्थापना की गई थी। अगर दोस्तों बात करें 1916 में गरम दल और नरम दल का एकीकरण किया गया था। याद रखिएगा 1916 में गरम दल और नरम दल का एकीकरण हुआ। और दोस्तों बात करें अगर बाल गंगाधर तिलक जी ने 1893 में, याद रखिएगा 1893 में बाल गंगाधर तिलक जी ने गणपति उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में की थी। सबसे पहले गणपति उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई, दोस्तों 1893 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई। और कहाँ पे, दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। और दोस्तों इन्हीं के द्वारा 1895 में शिवाजी महोत्सव की भी शुरुआत की गई। याद रखिएगा। और 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा होम रूल लीग की शुरुआत भी की गई थी। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय दर्रा है। दोस्तों बात करें हिमालय दर्रा इनमें से कौन सा है, तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। ये एक हिमालय दर्रा हो जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा जो कि जवाहर सुरंग है वो इसी दर्रे से गुजरती है, बनिहाल दर्रे से ही जवाहर सुरंग गुजरती है, याद रखिएगा। और दोस्तों बात करें पाल घाट, थाल घाट और भोर घाट की। दोस्तों पाल घाट की बात करें तो पाल घाट से महाराष्ट्र और नासिक को जोड़ता है, याद रखिएगा। पाल घाट महाराष्ट्र और नासिक को जोड़ता है। और अगर दोस्तों थाल घाट की बात करें तो दोस्तों एक कोयम्बटूर केरल को कोची से जोड़ता है, केरल को कोची से जोड़ता है, याद रखिएगा। केरल को कोची से कौन जोड़ता है, तो दोस्तों थाल घाट। अब अगर भोर घाट की बात करें तो दोस्तों ये महाराष्ट्र को पुणे से जोड़ता है, महाराष्ट्र को किससे, तो पुणे से, याद रखिएगा। महाराष्ट्र को पुणे से कौन जोड़ता है, तो भोर घाट। अब थाल घाट दोस्तों ये केरल को कोची से जोड़ता है। और पाल घाट दोस्तों ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है, याद रखिएगा। सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष पेश किया गया। दोस्तों बात करें एमएसपी, ये किस वर्ष खाद्यान्नों के लिए पेश किया गया था, तो दोस्तों एमएसपी ये 1966 में पेश की गई थी, याद रखिएगा। सबसे पहले दोस्तों एमएसपी किसके लिए, तो ये गेहूँ, याद रखिएगा। सबसे पहले गेहूँ की एमएसपी तय की गई थी। ये किस वर्ष लागू पेश की गई, तो 1966 में, याद रखिएगा। और अगर दोस्तों बात करें ये सिर्फ गेहूँ के लिए थी 1966 की एमएसपी। और अगर बात करें सभी खाद्यान्नों के लिए एमएसपी कब लागू की गई, क्या कब पेश की गई, तो दोस्तों 1974 में, याद रखिएगा। 1974 में सभी खाद्यान्नों के लिए पेश की गई थी, याद रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है अगर आपसे पूछता है किस वर्ष पेश की गई खाद्यान्न के लिए, तो ये 1966 में जो कि गेहूं के लिए पेश की गई थी सबसे पहले। और अगर दोस्तों पूछा सभी खाद्यान्नों के लिए तो 1974 में, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। अगर दोस्तों बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, दोस्तों ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित जी, जो कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की। अगर आपसे वर्ष पूछता है दोस्तों तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ष भी, तो याद रखिएगा 1952 में भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो विजय लक्ष्मी पंडित जी। और दोस्तों अगर बात करें विजय लक्ष्मी पंडित जी, ये कांग्रेस की भी पहली महिला अध्यक्ष थी 1925 में, याद रखिएगा। 1925 में बनी थी, कब, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी ये थी विजय लक्ष्मी पंडित जी, याद रखिएगा। 1925 में कानपुर सेशन के दौरान इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, किसकी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। और दोस्तों बात करें प्रेजेंट टाइम में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन हैं, तो याद रखिएगा अब्दुल्ला शाहिद हो जाते हैं प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष। और दोस्तों किस देश के हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की रेडियो धर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई। और दोस्तों बात करें रेडियो धर्मिता की खोज करता की, तो दोस्तों कौन हो जाते हैं, बेकुरल, याद रखिएगा। बेकुरल के द्वारा रेडियो धर्मिता की खोज की गई थी। और दोस्तों बेकुरल जी को 1903 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। इन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला, तो दोस्तों 1930 में, 1903 में बेकुरल को नोबेल प्राइज़ दिया गया। और दोस्तों बात करें ऑप्शन ए क्यूरी की, तो मैडम मेरी क्यूरी की, इन्होंने किसकी खोज की, तो दोस्तों याद रखिएगा रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई, तो मैडम मेरी क्यूरी के द्वारा। और दोस्तों इन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, याद रखिएगा। और दोस्तों रदरफोर्ड की बात करें तो इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी, याद रखिएगा। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों रदरफोर्ड के द्वारा। अगर रेडियम की खोज की बात करें तो दोस्तों मैडम क्यूरी के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का लोक नृत्य है। और दोस्तों बात करें भारत के फोक डांस की कौन सा है इनमें से, दोस्तों गरबा जो कि भारत का लोक नृत्य हो जाता है। दोस्तों मणिपुर की बात करें और कथकली और मोहिनीअट्टम, ये दोस्तों क्लासिकल डांस हो जाते हैं। और ये किस स्टेट के हैं, तो दोस्तों मणिपुरी, ये मणिपुर का क्लासिकल डांस हो जाता है। और याद रखिएगा मणिपुर का क्लासिकल डांस क्या है, तो मणिपुरी हो जाता है। और दोस्तों गरबा ये गुजरात का क्लासिकल डांस भी हो जाता है, याद रखिएगा। अगर कथकली मोहिनीअट्टम की बात करें तो दोस्तों ये केरल के हो जाते हैं, याद रखिएगा केरल के। और गरबा दोस्तों गुजरात का हो जाता है, याद रखिएगा। सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हिकात किस राज्य का लोक नृत्य है। अगर दोस्तों बात करें हिकात ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो हिकात दोस्तों जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य हो जाता है। अगर दोस्तों बात करें जम्मू कश्मीर में और कौन सा लोक नृत्य है, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में रऊफ, जो कि ये कहाँ का लोक नृत्य हो जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा रऊफ और हिकात ये दोनों लोक नृत्य कहाँ के हो जाते हैं, जम्मू कश्मीर के। अब दोस्तों अगर बात करें आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य की, दोस्तों आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य हो जाता है कौन से, कुचिपुड़ी और सिद्धमा धुरी और कुचिपुड़ी, दोस्तों ये आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हो जाते हैं।
और दोस्तों बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में दोस्तों दशा अवतार और तमाशा ये कहाँ के हो जाते हैं, तो दोस्तों महाराष्ट्र के। अगर झूमर, लूरी, लुड्डी बात करें तो दोस्तों ये हरियाणा के हो जाते हैं, ये सभी हरियाणा के होते हैं। दोस्तों ये सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में लोक नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से जरूर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सबको डिटेल से कवर करते हुए चल रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था। अगर दोस्तों बात करें हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जी के सेनापति कौन था, दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में भी इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों अगर बात करें हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति की, तो हकीम खां सूरी ये महाराणा प्रताप जी का सेनापति हो जाता है। और अगर दोस्तों बात करें हल्दी घाटी के युद्ध की, तो ये कब हुआ, तो दोस्तों याद रखिएगा हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून या कब हुआ था, तो दोस्तों 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। और दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछता है कब हुआ, तो याद रखिएगा 18 जून 1576 को हुआ। और किस किस के बीच में हुआ दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। याद रखिएगा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछता है कि महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान, दोस्तों महाराणा प्रताप जी का सेनापति हकीम खां सूरी था। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछता है अकबर का सेनापति कौन था, तो दोस्तों अकबर का सेनापति कौन था, मान सिंह। अगर मान सिंह की बात करें तो दोस्तों वो आमेर का राजा था। याद रखिएगा आमेर का राजा मान सिंह अकबर का सेनापति था। और दोस्तों आप सभी को ये तो पता होगा कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, लेकिन आपके एनटीपीसी में पूछा गया था कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था। तो दोस्तों अगर बात करें महाराणा प्रताप के हाथियों का नाम क्या था, तो याद रखिएगा लूना और राम प्रसाद, ये दोस्तों महाराणा प्रताप जी के हाथी का नाम था। याद रखिएगा राम प्रसाद और लूना ये महाराणा प्रताप जी के हाथी का नाम था। दोस्तों सभी को उनके घोड़े का नाम जरूर पता है, लेकिन हाथियों का नाम भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा। अगर दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने कंप्यूटर भाषा कोबाल का आविष्कार किया था। और दोस्तों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करें, ये कंप्यूटर की एक लैंग्वेज हो जाती है, इसको कोबाल कहते हैं शॉर्टकट में, याद रखिएगा। और इसका फुल फॉर्म दोस्तों भी याद रखिएगा क्या हो जाता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, एक कोबाल का फुल फॉर्म हो जाता है। इसकी दोस्तों आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा ग्रेस मारे हूपर के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। और किस वर्ष, तो ये भी याद रखिएगा 1959 में ग्रेस मारे हूपर के द्वारा कोबाल भाषा का आविष्कार किया गया था। दोस्तों चलिए बात करें अगर सी लैंग्वेज की। और दोस्तों कंप्यूटर की सी लैंग्वेज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो डेनिस रीचे के द्वारा। किस सन में, तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा 1972 में सी लैंग्वेज की खोज की गई थी, किसके द्वारा, तो डेनिस रीचे के द्वारा। और दोस्तों अगर बात करें C++ लैंग्वेज की, तो ये दोस्तों 1985 में किसके द्वारा खोज की गई, इसके आविष्कारकर्ता के नाम कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बल तैराकों को पानी में तैरने में मदद करता है। दोस्तों ये कौन सा फोर्स हो जाता है जो तैराक जो स्विमर होते हैं उनको स्विमिंग करने में मदद करता है। दोस्तों बियॉन्ड फोर्स, जिसको हम लोग उत्प्लावन बल बोलते हैं, याद रखिएगा बियॉन्ड फोर्स ये तैराकों को पानी में तैरने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, याद रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2018 में राज्य सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा घोषित किया गया। अगर दोस्तों बात करें आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया जून 2018 में, तो दोस्तों याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, पैराकीट। इसे राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया राजकीय पक्षी किसे, तो दोस्तों पैराकीट को। और दोस्तों बात करें सारस क्रेन की, तो ये दोस्तों सारस यूपी का राष्ट्रीय पक्षी हो जाता है, राजकीय पक्षी, याद रखिएगा यूपी का राजकीय पक्षी क्या है, तो दोस्तों सारस। और ग्रेट हॉर्नबिल की बात करें दोस्तों, तो ये केरल का हो जाता है। ग्रेट हॉर्नबिल कहाँ का है दोस्तों, तो ये केरल का है। अगर दोस्तों बात करें बुलबुल, ये दोस्तों गोवा की हो जाती है, याद रखिएगा ये गोवा का राजकीय पक्षी हो जाता है, कहाँ का, तो गोवा का। दोस्तों याद रखिएगा सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे किसी भी स्टेट का राजकीय पक्षी पूछ सकता है। दोस्तों यूपी का अगर पूछता है तो याद रखिएगा सारस हो जाता है। अगर केरल की बात करें तो ग्रेट हॉर्नबिल हो जाता है। और पैराकीट जो की बात करें तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का हो जाता है। और बुलबुल कहाँ का, तो गोवा का हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है। अगर दोस्तों बात करें पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है, तो दोस्तों एक गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है। याद रखिएगा पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है। अगर दोस्तों बात करें किस राज्य में है, तो दोस्तों ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस राज्य में है, तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में हो जाती है। याद रखिएगा पोलावरम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है, तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में है। और किस नदी पर अगर पूछता है तो दोस्तों याद रखिएगा गोदावरी नदी पे। और दोस्तों आंध्र प्रदेश में इंदिरा सागर परियोजना
के नाम से ये जानी जाती है, ये भी याद रखिएगा। ये आंध्र प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों इसे इंदिरा सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछता है इंदिरा सागर परियोजना या पोलावरम सिंचाई परियोजना, तो दोस्तों ये दोनों सेम क्वेश्चन हो जाते हैं। याद रखिएगा कहाँ पे हैं, तो आंध्र प्रदेश में। अगर पूछता है किस नदी पे, दोस्तों गोदावरी नदी पे हो जाता है। अब दोस्तों अगर बात करें सोन नदी पे कौन सी परियोजना बनाई जा रही है, क्या कौन सी योजना है? दोस्तों गोदावरी नदी, सोन नदी पे दोस्तों बाण सागर परियोजना। याद रखिएगा बाण सागर परियोजना किस नदी पे है? तो दोस्तों ये बाण सागर परियोजना सोन नदी पे हो जाती है। और किस राज्य में है? तो दोस्तों याद रखिएगा MP मध्य प्रदेश में हो जाती है। और दोस्तों मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है ये योजना। याद रखिएगा ये परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में है और मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में हो जाती है बाण सागर परियोजना। और किस नदी पे है? तो दोस्तों सोन नदी पे। और दोस्तों बात करें तुंगभद्रा की, तो दोस्तों तुंगभद्रा नदी पे तुंगभद्रा परियोजना है जो कि कर्नाटक राज्य में है। याद रखिएगा। और दोस्तों अभी बताया गोदावरी नदी पे कौन सी पोलावरम सिंचाई योजना हो जाती है परियोजना, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगर दोस्तों बात करें कावेरी की, तो इस पे कृष्णराज सागर परियोजना है। याद रखिएगा कावेरी नदी पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? अगर दोस्तों बात करें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की, तो दोस्तों इंडोनेशिया के जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हो जाते हैं। याद रखिएगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों जोको विडोडो। और दोस्तों इसाक हर्जोग की बात करें तो ये कहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं? तो दोस्तों ये इजराइल के राष्ट्रपति हो जाते हैं। याद रखिएगा इजराइल के। अगर दोस्तों बात करें इब्राहिम मोहम्मद सोहेली की, तो ये मालदीव के हो जाते हैं। ये भी याद रखिएगा कहाँ के हो जाते हैं? मालदीव के। और पृथ्वीराज सिंह की बात करें तो दोस्तों पृथ्वीराज सिंह मॉरिशस के राष्ट्रपति हो जाते हैं। याद रखिएगा मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों पृथ्वीराज सिंह जी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या रही? दोस्तों बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की, दोस्तों ये 2019 की इंडेक्स है जो कि 2020 में जारी की जाती है। याद रखिएगा 2020 में जारी की जाती है 2019 की। और दोस्तों 2020 की 2021 में जारी की जाएगी। याद रखिएगा। और 2021 की 2022 में जारी की जाएगी। तो दोस्तों अगर बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही, तो दोस्तों 94 ये भारत की रैंक रही। और अगर दोस्तों बात करें 2021 में भारत की रैंक कितनी रही, दोस्तों याद रखिएगा 2021 में भारत की रैंक कौन सी रही? 101 भारत की रैंक रही। याद रखिएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अगर दोस्तों पहले पे पूछता कौन सा देश रहा, तो दोस्तों बेलारूस 2020 में और 2021 में बेलारूस ही टॉप पे देश रहा। याद रखिएगा कौन सा टॉप पे देश रहा 2020 या 21 में? दोस्तों टॉप पे बेलारूसी देश रहा। और भारत की रैंक 2020 में दोस्तों 94 थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अगर दोस्तों 2021 में पूछता तो याद रखिएगा 101 थी। तो ये थे आज के स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। और हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।